देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है, फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है, उसमें एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स के साथ जाना जो है ना, वो गवर्नेंस की जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको ग्रेजुअली नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ लेके जा रहा है। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि इसके लिए क्या रेफरेंडम कराना ज़रूरी है या करा लिया जाए? इज़ इट अ गुड मॉडल या फिर एक बस नेशनल डायलॉग इस पे हो, डिबेट हो? देखिए, इनको सर्विस डिलीवरी कैसे होगी, पीने का पानी साफ कैसे मुहैया होगा, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे होंगी, एजुकेशन का क्या होगा, ये तमाम क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द आइडिया ऑफ द गवर्नेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सुज़ैन जहान खान। वेलकम टू डिजिटल रूम। हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, एक बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, जिसको मुझे लगता है कि इस पर बहुत पहले बात हो जानी चाहिए थी। डिस्कशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, यानी कि नए सूबे बनने चाहिए, और मौजूदा वक्त में इसकी ज़रूरत भी है। इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब का एक और ओपिनियन था, मेरे दोस्तों का और ओपिनियन था, लॉयर्स में और डिस्कशन हो रही थी। हाउ डू यू सी दिस एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पाकिस्तानी? Thank you for inviting and giving me an opportunity to speak on this important topic. देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है, फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है, उसमें एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स के साथ जाना जो है ना, वो गवर्नेंस की जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको ग्रेजुअली नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ लेके जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी हो गई है, 2050 में प्रोजेक्टेड है अराउंड 500 million people, so half a billion people would be residing in this territory which we call Pakistan. इनको सर्विस डिलीवरी कैसे होगी, पीने का पानी साफ कैसे मुहैया होगा, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे होंगी, हाउसिंग कहाँ से होगी, एजुकेशन का क्या होगा, इकनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन होगी, ये तमाम क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द आइडिया ऑफ द गवर्नेंस। इसमें एक तरफ तो जो है वो बड़े हिस्टोरिकल अंदाज में जो स्टेटस को है, जो करंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोविंसेस है, उसको प्रोटेक्ट करने की पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पोजीशन कुछ लोगों ने ली हुई है। दूसरी तरफ लोग इस्लाह की और रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मेरी राय ये है कि बजाय इसके हम पहले पोजीशन ले लेते हैं, बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जनरेट करते हैं। वो कहते हैं द रीज़न इज़ द हैंडीमेड ऑफ डिज़ायर, कि दलील जो है ना वो ख्वाहिश की लौंडी है। हम ख्वाहिश को पहले बुत बनाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर उसके लौंडी के तौर पे दलीलें ढूंढते रहते हैं। वो उसकी सबसर्विएंट होती है, सर्वेंट के तौर पे काम कर रही थी। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अंदाज में इसको पहले एक्सप्लोर करें, एग्ज़ामिन करें, आसपास के ममालिक को देखें, दुनिया को देखें, जहाँ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स आई हैं ना, और वो इवॉल्व हुआ है वो निज़ाम, तो वो दुरुस्त डिलीवरी की तरफ गया। जहाँ पे स्टैग्नेशन का शिकार हुआ है वो कोलैप्स कर गया। तो अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे और सर्विस डिलीवरी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ दिन ब दिन हो रही है, तो इसने कोलैप्स होना ही है, कभी ना कभी ये नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ चला जाएगा। तो बेहतर यही होता है निज़ाम के जो उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट लेने वाले लोग होते हैं, उनकी एकेडमिया होती है, उसके पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं, उसके स्टेट इंस्टीट्यूशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये तमाम उसमें इंगेज होकर एक ब्रॉड बेस डिस्कोर्स जनरेट करें, डिस्कशंस उस पर हों, और बाय एंड लार्ज सोसाइटी से ये चीज़ आपकी तरफ आनी चाहिए, और फिर पार्लियामान में आप उस पर लेजिस्लेशन करवा लें जो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन है, ताकि ओनरशिप भी आए। ये तासुर ना जाए कि इस पर इम्पोज किया गया है इसको, और वो ओनरशिप उसी वक्त आ सकती है जब आप आम आदमी को भी इसका स्टेक बनाएं, उसको इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। उसके लिए डिफरेंट फोरम्स हो सकते हैं। आजकल डिजिटल स्पेसेस अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया अवेलेबल है। कुछ लोग स्टेटस को डिफेंड करना चाहेंगे, कुछ रिफॉर्म की तरफ करवाना चाहेंगे। इन लोगों की जितनी क्वालिटी डिस्कशंस होंगी, जितनी इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स होगी, उससे जो आपकी ऑडियंस है
उन पे इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा ये यानी सब स्टेक होल्डर्स स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के तहत मेरे ख्याल में ये डिस्कशन होनी चाहिए। और सर इसका फ़ायदा क्या होगा? जिस तरह अगर पंजाब का एक सूबा है उसको इसमें क्या फ़ायदा होगा, सिंध को क्या फ़ायदा होगा? NFC अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो हुकूमतें NFC अवार्ड को लेके लड़ रही हैं। 4 सूबों वाला फार्मूला संभाला नहीं जा रहा इस मौजूदा हुकूमत से। मज़ीद सूबे बनेंगे तो ये उसको किस तरह से डील करेंगे? देखिए, NFC अवार्ड के तहत उससे पहले क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर आप जाएं तो इस मुल्क में 30-40 साल तक पोस्ट 1 यूनिट एक पॉलिटिकल मूवमेंट चली और उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो छोटे सूबों की तरफ से एक बहुत बड़ा नारा रहा। और बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में वो नारा जो है ना उसको केटर फॉर किया गया, उसको एड्रेस किया गया। अब इन द नेम ऑफ प्रोविंस रियलिटी में हमें क्या मिला? 20 साल का हमारे पास मोर और लेस तजुर्बा है जिसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, उसके तहत एम्पेरिकल एविडेंस ढूंढ सकते हैं कि इन द नेम ऑफ प्रोविंस आपने प्रोविंशियल कैपिटल्स को स्ट्रेंथन कर दिया। आपने जो फाइनेंशियल पावर्स दी थी सूबे के लोगों के नाम पे, तमाम लोगों के नाम पे, वो लाकर आपने कंसंट्रेट कर दी एक ऑफिस में जिसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और अपनी पार्टी के लोगों तक। अब उसमें मेरी अर्ज देखिए, वो आपने एक ऐसे निज़ाम में ये काम कर दिया है कि कंसंट्रेट कर दिया फाइनेंशियल पावर इन द हाउस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और पॉलिटिकल निज़ाम विच गिव्स बर्थ टू द चीफ मिनिस्टर वो एक ऐसे निज़ाम में है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इंसेंटिवाइज कर दिया है कि जो पार्लियामान के अंदर आपको हु वुड लीड टू योर बर्थ, जो आपके वजूद का ज़रिया होंगे, इंसेंटिवाइज हो गया कि आप उनकी तरफ उन फंड्स को डाइवर्ट कर दें। और जो आपके वजूद के ज़िद में यानी अपोजिशन होगी, ज़िद को इंसेंटिवाइज कर दिया है कि उस तरफ आपके फंड्स ना जाए। अब नाम पे आए थे पूरे सूबे के, डिस्क्रेशन इस निज़ाम ने दे दी सेंट्रल पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो निज़ाम उसको वजूद दे रहा है, जो उसकी पैदाइश का सबब बन रहा है, वो पार्लिमानी निज़ाम है, और उस पार्लिमानी निज़ाम के तहत वो इंसेंटिवाइज हो रहा है कि जो उसकी बर्थ और उसकी सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी का वो जिम्मेदार समझ रहा है, उस तरफ वो ज़्यादा अटेंशन और कन्वर्ट होंगे उसके फंड्स, और जो उस निज़ाम के अंदर रहते हैं उसकी ज़िद है, जो कि उसकी अपोजिशन है, वो लेफ्ट आउट होगा। तो लिहाजा वो जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है वो तो स्टॉल हो गया। So that means कि नए सूबों की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान। वो ये तमाम डिस्कशंस है जो मैं समझता हूँ कि उसको जवाज़ फराहम कर रही है कि ये इसके तहत जो चीज़ें बन रही हैं वो आम आदमी तक जो सर्विस डिलीवरी के फ़वाइद है जिससे उसने रियासत के साथ जुड़ रहा है। देखिए, मैं अगर मुझे अच्छी बस की सवारी लोकल मिलेगी, मैं जिस सड़क पे जा रहा हूँ वो सड़क बेहतर होगी, मैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे अटेंड करेंगे वो स्कूल निस्बतन बेहतर होंगे, अगर मुझे या मेरे ख़ानदान को कोई खुदा न ख़ास्ता बीमारी का सामना करना पड़ा वो उसमें मुझे इलाज मुआवजा दुरुस्त होगा, तो ये तमाम के तमाम को मैं किसके साथ लिंक करूँ? फ़ायदा आवाम का ही होगा इसमें। नहीं, मैं एज अ फ़र्द किसके साथ लिंक करूँगा? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो नहीं है ना, ये सब करने वाला हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान हो। बिल्कुल। तो मेरा जो पेट्रियटिज्म है उसकी तरफ भी ये कंट्रीब्यूट करता है, मेरी आइडेंटिटी की तरफ ये कंट्रीब्यूट करता है, ये जो सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। लिहाजा ये मेरी नज़र में नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। बिल्कुल है। और आप सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस को इससे अलग नहीं करके देख सकते, वो इसके साथ जुड़ा हुआ निज़ाम। ये जितना बेहतर होगा उतने ही आपका जो इंडिकेटर्स होंगे नेशनल सिक्योरिटी के अकाउंट पे वो बेहतर होंगे। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, मुझे पता है आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे, कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है या पहली हुकूमत होगी, जब भी ये निज़ाम से जाती है तो करप्शन की फ़ाइल आती है, सब पढ़ते हैं। करप्शन जिस तरह से होती है वो हम सबको पता है क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड पे वो चीज़ें आती हैं। ये तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो एक
पैसा बनाने का तरीका है वो तो फिर इन चीज़ों से ख़त्म हो जाएगा. आई नो आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कराने का क्या तरीका होगा कि क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PTI ये सब बैठ के बात करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करेंगे, नेशनल डायलॉग होंगे, किस तरह से ये होगा और इज़ इट प्रैक्टिकल? कुछ सियासी जमातों आपको उनसे इख्तलाफ होगा, कुछ आपको पसंद होंगी, लेकिन ये तमाम के तमाम अपना वजूद रखती हैं. कोई कम रखती है, कोई ज़्यादा रखती है, कोई मिड साइज़ की होंगी. आप डिस्कार्ड किसी को इसमें नहीं कर सकते हैं. आपको सबसे गुफ्तगू करनी होगी. डेफिनेटली आप इसको नेशनल डायलॉग का नाम दे दें, नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात कर लें, या एक लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर लें. पार्लियामान उसका वो फोरम है जहाँ पे ये डिबेट होनी चाहिए. और मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम के लोग जो हैं, जो हिस्टोरिकल सपोर्ट दे रहे हैं इस एक जमात को या दूसरी जमात को, वो भी अब बड़ा वाटरशेड मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख में कि वो इशू बेस्ड सपोर्ट स्टार्ट हो कि कौन सी जमात किस रिफॉर्म के लिए खड़ी है, क्या इश्यूज पे उनकी पोजीशन है, क्यों है, नियत क्या होगी, क्लेम जो वो कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए भी वो क्लेम कर रहे हैं, क्या वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत उनमें है, ऐसे कैडर उनके पास मौजूद है. वो सारे सवालात हैं जो कि मेरे ख्याल में पब्लिक डोमेन में आने चाहिए. 100%. अब एक चीज़ बताएं कि अब इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? क्या दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, किस तरह से होगा? और ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए होगा, कोई तरमीम आएगी, या जस्ट आफ्टर डिस्कशन? उसके लीगल एस्पेक्ट्स और नुआंसेस एग्जिस्ट करते हैं. तो ज़ाहिर है अगर कोई चीज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होनी होगी वो तो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो जाए. जहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बेसिक रिफॉर्म की बात है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी. ये दोनों चीज़ें होंगी. लेकिन इसमें अगर बाय एंड लार्ज ज़्यादा पार्टियों का, मैं कंसेंसस का लफ्ज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस वो अगर इसका हिस्सा और इसकी हमायत में आ जाते हैं, वो बहुत बेहतर मॉडल होगा. सही. और उसके साथ जो पैरोकियल या लोकल गवर्नमेंट की बात होती है कि लोकल गवर्नमेंट, जब आप सूबों की तश्कील की बात करते हैं, लोग साथ में लोकल गवर्नमेंट की डिस्कशन उसके साथ लिंक कर देते हैं. देखिए, लोकल गवर्नमेंट भी एक जेनरिक टर्म में हम उसकी बात करते हैं. लोकल गवर्नमेंट का क्या मॉडल है किसी को कुछ नहीं पता. आप लंदन का मेट्रोपॉलिटन मॉडल चाहते हैं, न्यूयॉर्क वाला चाहते हैं, पेरिस वाला चाहते हैं, कौन सा मॉडल, दिल्ली वाला चाहते हैं, काबुल वाला चाहते हैं, तेहरान वाला चाहते हैं, कौन सा चाहते हैं? तो लोकल हुकूमत एक जेनरिक अंदाज में उसकी गुफ्तगू करने से मसला हल नहीं होगा. आप हमें बैठ के इस पे भी उसके मॉडल पे गुफ्तगू करनी होगी कि अगर नए सूबे होंगे तो फिर वहाँ पे जो मकामी हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट होगी वो किस किस्म की होगी, उसमें उसके पास क्या रेवेन्यू जनरेशन के मौके होने चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जो इनको डायरेक्शन दे सके कि किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, टैक्सेशन में क्या वो फेडरेशन की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे, मिसाल के तौर पे डिफेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो हमारा डेट रिटायरमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे. दीज आर द क्वेश्चंस. बिल्कुल, और इन पे डिस्कशन होनी चाहिए. सर, एक और चीज़ बताइएगा कि इसके लिए क्या रेफरेंडम कराना ज़रूरी है या करा लिया जाए? इज़ इट अ गुड मॉडल, या फिर एक बस नेशनल डायलॉग इस पे हो, डिबेट? देखिए, जो रेफरेंडम है वो तो एक लेजिटिमेसी के लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि बसा औकात आप लीगल क्वेश्चन को जब एड्रेस करते हैं तो पब्लिक पार्टिसिपेशन को गेज करने के लिए आप रेफरेंडम का टूल और कोर्स लेते हैं. और किसी एक पर्टिकुलर इशू पे डेमोक्रेसीज में रेफरेंडम इज़ अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो भी हो सकता है, लेकिन वो इवेंचुअलिटी है. जब आप किसी फैसले पे पहुंच जाएं और उस फैसले का अगर लेट्स से उस पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में जिक्र नहीं है या बाकी जो गवर्नेंस का प्रोसेस है उसमें उसका तस्करा नहीं है, तो यू कैन गो बैक टू द पीपल, आस्क देम, ताकि वो ओनरशिप ले लें और उसको लीगल कवर भी प्रोवाइड कर दें थ्रू रेफरेंडम. तो दैट इज़ अ इवेंचुअल टूल, लीगल टूल.
سو دیٹ مینس آپ کی اوور آل ڈسکشن سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے دیٹ یو سپورٹ دس آئیڈیا جو کہ پاکستان میں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سو یو سپورٹ دس. یہ ڈسکشن تو میں نے آپ سے کر لی. آئی وانٹ ٹو نو ون مور تھنگ, کیونکہ پچھلی بار ہم نے بلوچستان پہ بات کی تھی اور میرے کانسیپٹس کافی کلیئر ہوئے تھے. کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی, یہ جو ایشو ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ کیا یہ ایشو اچھے طریقے سے سالو نہیں ہو سکتا تھا, اور اتنا جو مسائل بنے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے یہ ہمیں ہمارے بیسک کوشچن کی طرف لے کے جاتی ہے کہ پالیٹکس, پولیٹیکل ایجیٹیشن, پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, سرٹن ہیومن رائٹس, اور اس کے تحت ایک یہ پورا ایک فریم ورک ہے جہاں پہ نیشن اسٹیٹ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کے ساتھ اسٹیٹ ٹو سوسائٹی یا اسٹیٹ ٹو سٹیزن ریلیشن شپ مینیج کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ یا اسٹیٹ, گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے. گورنمنٹ اور سوسائٹی کے رول کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتا ہے, اور اس میں کون ایسی سچویشن میں who has to be blamed or not to be blamed. رائٹ ٹو اسمبلی, اس اسمبلی کو مخاطب کرنا فار پولیٹیکل پرپسز, اس میں تقاریر کرنا, ایک اسپیسیفک آڈینس کو سامنے رکھنا, لوگوں کی اوپینینس کو موبلائز کرنا فار سرٹن ایشوز ان اے پیسفل مینر, یہ اس زمرے میں آتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ. اگر مثال کے طور پہ ابھی جب ہندوستان میں سو کالڈ کاکروچ جنتا پارٹی سامنے آئی, ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے نا, ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے, وہ کریئر جو ہے, وہ ان کی ایکڈیمک اکمپلشمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس کا جو کور ہے وہ اس کا ایگزامینیشن پروسیس ہے. اگر وہ اس ایگزامینیشن پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو یہ لاکھوں کروڑوں بچے جو ان کے ینگسٹرز ہیں, ان کا جو پرومسنگ فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. بالکل. اور اس پرومسنگ فیوچر میں بلیکنس کا عنصر آ جاتا ہے, مایوسی کا, ڈسپونڈنسی آنی شروع ہو جاتی ہے. عام لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کا سٹیک یہ تھا, اور جو ہی ایک چیف جسٹس نے ایک کامنٹ, ڈیروگریٹری کامنٹ کیا, پیجوریٹو کامنٹ انہوں نے کاکروچ کی صورت میں کیا, دے ٹک اٹ افینسولی, اور انہوں نے اس سے ایک پولیٹیکل موومنٹ جنریٹ کر دی, اور اس میں انہوں نے اسٹیٹڈ گول اصلاح کا دیا کہ یہ ریفارم کریں, جب تک یہ نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہوں گے. And they proved utmost peaceful despite heavy-handedness by Delhi police. انہوں نے لاٹھیاں بھی ماری, باقی چیزیں بھی کی. اب دوسری طرف ہماری طرف آ جائیں. ہماری طرف لوگوں کو جو بیسک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں, یا اصلاح کے لیے لیتے ہیں, یا اصلاح سے ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں مزاحمت, اس میں آپ ایگریشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں مزاحمت اس انداز میں ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ کے اسٹیٹڈ گولز میں اسٹیٹ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں خود ایک نئی ریاست تشکیل دوں گا. ہمارے ہاں مارنگ اور یہ جو بی وائی سی, اب میں ایون جیک کو بھی اسی کلر میں دیکھ رہا ہوں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ ہڈن ایجنڈاز کو ایٹ ٹائمز وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بات وہ کوئی چھوٹے چھوٹے رائٹ سے انیشیٹ کرتے ہیں, اور جو ایونچولی ان کا جو انر ہوتا ہے, پولیٹیکل انر ہوتا ہے, وہ ڈیبنک ہو جاتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ان میں یہ ہے کہ پیسفل ریلنگ کے پرنسپل کو رکھتے ہوئے, ہیومن رائٹس کی کوشچنس کو ایڈریس کرتے ہوئے, اس کو پروپیگیٹ کرتے, اس کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے, یہ وائلنٹ ایکشنز کو ان کے ساتھ ملاپ اس کا کر دیتے ہیں. اب ایک طرف انہوں نے جھتے بنا دیتے ہیں, لوگوں کو کلاشن کوفیں دے دیتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی اسیسینیشن کرتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں, لینگویج یوز کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, لینگویج یوز کرتے ہیں پولیٹیکل ماس گیدرنگس کی, لینگویج یوز کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی. نو ون کوسچنس. اگر آپ جیک کی بھی مثال لے لیں,
کہ آکوپائڈ کشمیر میں گیلانی صاحب، میر وائز جیسے اسٹریچر کے لوگ، ان لوگوں نے وہاں پہ آرمڈ ریزسٹنس چل رہی تھی اور ساتھ میں پولیٹیکل موومنٹ بھی اور پولیٹیکل ماس ریلنگ بھی یہ کرتے تھے. بالکل رول ماڈل تو وہ ہونا چاہیے تھا. کبھی انہوں نے جہاں پر ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ یہ آکوپائڈ لینڈ ہے اور آکوپائنگ فورس ہندوستان ہے، جو پولیٹیکل ماس ریلیز تھیں اس کو مسلح جتوں کی سپورٹ نہیں تھی اویلیبل. کبھی آپ کشمیر میں جو اب وہ ہمارا رول ماڈل آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے تھا، یا بجائے یہ کہ انہوں نے ایک سکیوڈ قسم کا ٹی ٹی پی ماڈل لے لیا ہے، بی ایل اے ماڈل لے لیا ہے. انفارچونیٹ. مطلب آپ کمال دیکھیں کہ آپ پولیس کے بچوں کو ہمارے شہید کر رہے ہیں، آپ رینجرز کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، مطلب کیا، اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریڈیکل قسم کے تھریٹس دے رہے ہیں. دیکھیں ریاستیں اس طرح اگر سکم کرتی پریشرز کو، یہ آج کے ریاستی ذمہ داران کو بہت سارے لوگ ہوں گے وہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال جب بھی ریاستی عہدیداران تبدیل ہوتے ہیں تو اسی قسم کی سچویشن میں پھر وہ کیا کریں گے. جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اپریٹس میں میں ذمہ دار ہوں. جب میں وزیر اعظم ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے، آج میں علیحدہ ہوں تو میری کوئی اور پوزیشن ہے. ٹرو. یہ کمال کی بات ہے. یہ دوغلا پن ہے. کیا میں جو اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ود اور وداؤٹ گورنمنٹ دے شوڈ ریمین پرماننٹ. انڈیڈ. جو پوزیشنز ایشوز کے حوالے سے، آپ کے ایشوز سروس ڈیلیوری کے حوالے سے، ہر قسم کا ایشو حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کا پانی ٹھیک نہیں آ رہا ہے، آپ کو ہسپتال صحیح نہیں مل رہا ہے، آپ کو تعلیم صحیح نہیں مل رہی ہے، جو سروس ڈیلیوری سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں سٹیزن کی پریفرنس ہے اوور دا گورنمنٹ. میں سٹیزن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن جہاں پہ اسٹیٹ کی ایگزسٹنس اور اس کے وجود کی گفتگو ہے، پھر اسٹیٹ کی رائٹ کو پریفرنس حاصل ہے. بالکل. پھر سٹیزن سیکنڈری ہے. انڈیڈ. تو یہ وہ فریم ورک ہے جس میں پرائمرلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اس تناظر میں ہم کے پی میں بھی چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، بلوچستان میں بھی دیکھنا چاہیے، آزاد کشمیر میں بھی دیکھنا چاہیے، پنجاب میں بھی دیکھنا چاہیے، پورے پاکستان میں یونیفارم پالیسی کے تحت دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. جب بھی آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اور میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اس ڈسکشن کے بعد کہ ہماری عوام کو بھی یہ چیزیں پتہ لگنی چاہیے. ایک کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ ہونا چاہیے جس سے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں، اور آپ سے ہمیشہ ڈسکشن کے بعد ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ میں اس کمرے سے باہر جاتی ہوں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.